नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय नागपुर में हूँ। नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा वो हॉट सीट कही जा रही है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद प्रत्याशी हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल को उम्मीदवार बनाया है और उन्हें चुनौती पेश करने की कोशिश की है। नागपुर पहले जैसा था अब उससे काफ़ी अच्छा बदल गया है। मेट्रो आ गई है, एयरपोर्ट्स हुए, एम्स हुआ या फिर कैंसर इंस्टीट्यूट्स हुए, तमाम ऐसी अलग अलग चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर न केवल नागपुर बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्य में 2.5 सालों में जिस तरीके का करप्शन हुआ, जिस तरीके की लूट हुई, उसके लिए कहीं न कहीं बीजेपी इसके पीछे जिम्मेदार है। बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ा जिसके कारण नुकसान हुआ और राज्य की छवि खराब हुई। एफडीआई में कहीं न कहीं बीजेपी ने पीछे ढकेला और साथ ही साथ जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी उसको दूसरे राज्यों में भेजने की कोशिश की। तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ जो आज चाय की चर्चा में शामिल होंगे। ये नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा का नज़ारा है जहाँ पे सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, कुछ योगा करने आए थे, जिम करने आए थे। आप बताइए कि आप सुबह सुबह जिम करने आए थे लगता है? हाँ, लक्ष्यवेद में हम जिम करने आते हैं मॉर्निंग में। क्या लग रहा है इस बार मिजाज नागपुर का? नागपुर का मिजाज तो अच्छा है। आपको लगता है कि दक्षिण पश्चिम में अच्छा रिजल्ट रहेगा, अपना परफॉर्मेंस रहेगा बीजेपी का। क्यों कांग्रेस के भरोसों पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, अच्छे देवाभाऊ अच्छे नेता है बीजेपी के। उन्होंने नागपुर शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस ने दो पार्टियां तोड़ी, उसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है। कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही ये पूरी साजिश रच के पार्टियां तोड़ी। देखो, ये साजिश वाजिश रचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया उसी दिन जो है वो पार्टी जो है वो उद्ध्वस्त सेना हो गई, वो शिवसेना नहीं रही। उसके लिए किसी को जिम्मेदार मानना ठीक नहीं है। और ये छोटे बच्चे नहीं है जिनको लेके देवेंद्र जी आए। ये बहुत मतलब प्रगल्भ नेता थे और मैच्योर्ड नेता थे। इनको भी समझ में आया कि टर्म के एमएलए भविष्य, हाँ, क्या भविष्य है। जहाँ तक देवेंद्र जी की बात है, उन्होंने नागपुर में और महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम किया है कि अगले 100 साल तक भी वही चुन के आएंगे और बीजेपी की ही सत्ता नागपुर में आएगी। हमारे साथ तमाम सारे और दूसरे लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार सीनियर सिटीजन क्या सोच रहा है? सीनियर सिटीजन एक ही विचार कर रहा है, देवेंद्र भाऊ ही आना चाहिए। और देवेंद्र भाऊ ने बहुत काम किया। क्यों? बहुत काम किया उन्होंने, विकास का। एम्स लाए हैं, बड़े बड़े विकासों का कार्य किया, पुल, रोड और ट्रैफिक जाम से भी निजात पाया है उन्होंने। क्या लग रहा है इस बार ये नागपुर की जनता क्या कह रही है? अब इस बार नागपुर की जनता तो बीजेपी को नहीं आने दे रही है। बीजेपी को नहीं आने देना चाहती? क्यों? क्योंकि बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं, हाँ, ऐसे काम किए हैं कि गरीब जनता को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। 1500 रुपए दे रही है ना बीजेपी? क्या 1500 रुपए? यही तो जुमला है ना निवडणूक के समय में। 1500 रुपए घूस दे दो और वोट मेरे को दे दो। ये निवडणूक के समय में ये जुमला है। आप बताइए, एक प्रकार की। आप बताइए कि देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा है, कितना पॉजिटिव देखते हैं और नागपुर का पूरे माहौल क्या है? क्या बीजेपी को 2.5 साल में जिस तरीके से काम हुआ उसका लाभ मिलेगा या बीजेपी को नुकसान होगा नागपुर से? देखिए, सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे देश के अंदर नागपुर और नागपुर जाना जाता है। और नागपुर का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में, वो शायद 50-60 सालों में नहीं हुआ। नागपुर में 13 यूनिवर्सिटी आई हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए। ये जो अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 12th के बाद यहाँ बच्चे कहाँ जाएं उसकी कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे IIM आया, IIIT आया, लॉ कॉलेज आया, लॉ यूनिवर्सिटी आई, सिम्बोसिस आया। यहाँ क्या नहीं आया? ये 50 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं खड़ा कर पाए। 13 यूनिवर्सिटी हमारी देवेंद्र जी और गडकरी जी लेकर के यहाँ आए और मरीजों के लिए एम्स ले आए और कैंसर इंस्टीट्यूट ले आए।
कैंसर के लिए सिर्फ विदर्भ के लोगों को लिए नहीं, सिर्फ नागपुर के लिए नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ और 20 जिले मध्य प्रदेश के यहाँ आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। यहाँ का नागपुर का व्यक्ति, उसको जाना पड़ता था मुंबई जाकर के किन परिस्थितियों में कैंसर होने के बाद रहता था, वहां न खाने के इंतजाम, न पीने के इंतजाम, न रहने के। लेकिन दो चीजें हैं किसानों को लेकर के। कल ही परसों नाना पटोले ने एक पत्र लिखा कि कपास को भाव नहीं मिल रहा है, आयात जो बंदी है, जो इस तरीके की चीजें की जाए, तमाम सारे जो सरकार, केंद्र सरकार की पॉलिसीज है किसानों के हित में नहीं है और उसके कारण किसान गुस्से में है, नाराज है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखो किसान, एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, किसानों का आंदोलन सबसे बड़ा कहाँ हुआ? दिल्ली में, हरियाणा में किसानों का जो उन्होंने नेता खड़ा किया था उसका नाम था चटनी। उसकी क्या स्थिति बनी? 1600 वोट मिले जिसको किसान नेता बना करके कांग्रेस और नाना पटोले ने, जिसके चेहरे पे पूरा। पटोले तो खुद भी तो किसान नेता हैं। खुद काहे के किसान नेता हैं? कौन सी खेती करते हैं? वो तो सिर्फ राजनीति की खेती करते हैं, उससे अरबपति बने हुए हैं। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार नागपुर? और सभी 6 विधानसभा में भाजपा ही आएंगी। दक्षिण पश्चिम की जनता क्या कह रही है? दक्षिण पश्चिम की जनता बोलती है 1 लाख वोट से देवेंद्र फडणवीस को चुन के लाएंगे। ऐसा लग रहा है प्रफुल्ल चुनौती दे पाएंगे क्या फडणवीस को? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? बीजेपी ने 10 साल में जो कुछ यहाँ पे लोगों को दिया है, उसके एवज में पब्लिक को पता है कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। ये बताइए कि जब बारिश हुई थी पिछले दिनों, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, उसका गुस्सा है या सरकार का मुआवजा मिला है? मिला है, जनता को उसका मुआवजा मिला है, उसके ऊपर चल रहा है, सर्वे चल रहा है और मुआवजा दिया गया धीरे धीरे। और बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है। दक्षिण पश्चिम की जनता क्या कह रही है इस बार? क्या माहौल है पूरे नागपुर में कि यहाँ पर या फिर मध्य में, ईस्ट में या फिर कोराडी कामठी में, क्या लग रहा है आपको? नागपुर में तो पूरी बीजेपी की लहर चल रही। नागपुर की 6 विधानसभा सीट बीजेपी निकलने वाली है। बगल में तो विकास ठाकरे चुनाव जीत के जाते हैं ना। जाने दो ना, जो अच्छा नेता है उन चुन के आना ही है। लेकिन आप 6 सीट आप बोल रहे हैं, क्या नितिन राउत नहीं जीतते? नितिन राउत भी जीतते हैं ना, जो अच्छा रहेगा वो जीतेंगे। लेकिन इस बार तो लहर बीजेपी की है ना, सारी सीट बीजेपी की आने वाली है। सिर्फ मेरे को एक ही है, देवा भाव से कहना है, यहाँ के जो लड़के जो पढ़ाई के लिए पुणे, मुंबई या जॉब के लिए जाते हैं, बस यहाँ पे इंडस्ट्री आने को होना नागपुर में, बस यही काम है। एफडीआई को लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 51-52% एफडीआई अकेले महाराष्ट्र में आई। जो पूरे देश भर में आया उसका 50% से ज्यादा एफडीआई अकेले महाराष्ट्र में आया। उसके कारण बदलाव देख रहे हो क्या? देखिए, वैसे भी महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और ये उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी। अभी पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में जो काम हुआ है, जितनी इंडस्ट्रियां आई है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, जैसे अभी यहाँ बाकी लोगों ने भी बताया। और आपने एक सवाल पूछा था कि बहुत सारे लोगों को तोड़ दिया। जिनको तोड़ा वो कोई बच्चे तो नहीं थे, वो सब अपनी अपनी पार्टी के मंजे हुए नेता थे। लेकिन उनको वहाँ की विचारधारा, जिसके साथ वो विपक्ष की पार्टियां चल रही थी, जब वो उन्हें नहीं जमा तो वो उनके साथ आए, जो राष्ट्र की बात करते, जो डेवलपमेंट की बात। अजीत पवार कौन सी बात करते थे? अजीत पवार कौन सी बात करते थे? देखिए, हर आदमी का अपना एक, जो जहां रहता है उसकी एक पार्टी लाइन रहती है। लेकिन जब उनको वहां पे दम घुटने लगा तो उसके साथ आए, जहां वो खुल के अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने महाराष्ट्र का विकास कर। इस बार क्या सीनियर सिटीजन सोचते हैं, तमाम सारे दूसरे लोग भी हैं, आप बताइए क्या माहौल क्या है इस बार नागपुर में? नागपुर में माहौल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में पूरे, उस राजनीति का नतीजा देखा तो सबसे पहले कांग्रेस की जो बिगड़ी आघाड़ी बनी हुई है, उस आघाड़ी ने चालू की है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति आई थी, उसके सरकार का जो काम था पहले से चल रहा था वो तो अच्छा था, पर उसको तो तोड़ा गया। उसी नीति के आधार पर किसी को तोड़ा तो नहीं गया। गद्दारी सबसे पहले किसने की, ये सवाल जो है गद्दारी का, चूंकि 2.5 साल जैसे माहौल रहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दार सेना के साथ बीजेपी जाके अलायंस कर रही है, बीजेपी ने जानबूझकर इस तरीके की चीजें की है। नागपुर के लोग क्या सोचते हैं इस पर?
देखिए, गद्दारी का जो भाग है, जैसे कि जो कहा जाए कि ये इन्होंने गद्दारी की, बात गद्दारी की नहीं है, बात है वोटों का ध्रुवीकरण। जिन्होंने अपनी जो जगह थी, हिंदुत्व छोड़ के सारी बातें उन्होंने, जब उनको अट्रैक्शन मिला तो उन्होंने वो ध्रुवीकरण अपने हिसाब से करना शुरू किया। उनका स्वार्थ था उसमें, उन्होंने उस टाइप से बात रखी, इसलिए वो अपने को नतीजे पॉलिटिकल के हिसाब से अलग दिखते हैं, लेकिन लोगों के दिल में तो अलग ही है ना। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं। इस बार क्या लग रहा है, नागपुर दक्षिण पश्चिम के लोग क्या सोच रहे हैं? सर, नागपुर 25 साल सामने गया, अभी इतनी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर। डेवलपमेंट होने के बाद ही फैक्ट्री आएंगी, कंपनी आएंगी, पहले डेवलपमेंट जरूरी था। नागपुर में तो अकेले 3-4 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, फिर बेरोजगारी क्यों है? हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके दिशा में काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं सरकार, वर्तमान सरकार यदि आगे आती है तो काफी अच्छा विकास होगा इस क्षेत्र का भी। तो उसके लिए जो मजबूत दावेदार जो नेता है वो बीजेपी में है, तो भविष्य में काफी अच्छा रोजगार का भी संधि उपलब्ध हो जाएगा। ये बताइए कि मेट्रो लाइन जो शुरू हुई, इस मेट्रो लाइन से कितना प्रभाव पड़ा नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में? बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। आप मेट्रो में सवारी किए? हाँ, किया हूँ। कितना कंफर्ट महसूस करते हैं नीचे से जाने में और मेट्रो से? बहुत कंफर्ट करते हैं सर, इसी में एकदम बहुत अच्छा लगता है एकदम। नाना पटोले जो कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया है, जुमला दे रही है। उद्धव ठाकरे कहते हैं बीजेपी ने पार्टियां तोड़ दी। शरद पवार कहते हैं कि ये लोग किसान विरोधी हैं। इन सब के दावों में और यहाँ दक्षिण पश्चिम के लोगों की सोच में कितना फर्क देख रहे हैं आप? सर, ये सब झूठे दावे हैं, इनको विकास नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा विकास हुआ नागपुर का। नागपुर आज टॉप पोस्ट नागपुर बन गया, हमारा सबसे सुंदर नागपुर बन गया है, वो भाजपा की वजह से बन गया है। और नाना पटोले को दिखता नहीं है इतना विकास। इसके पहले नागपुर नहीं था? अरे नागपुर में विकास कहाँ था, भकास था पूरा। कहाँ नागपुर में विकास था? आज रोड बन रहे, बड़े बड़े मेट्रो सब डेवलपमेंट, इतना सुंदर नागपुर बन रहा है। हमारे नागपुर को देखने के लिए मुंबई और पुणे से लोग आते हैं, और पुणे से भी नौकरी करने के लोग नागपुर में आना चाहते भी। डेवलपमेंट इतना डेवलपमेंट हुआ हमारा नागपुर का। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, बीजेपी नागपुर से चलती है, और बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो क्या करेंगे वो नागपुर डिसाइड करता है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस अपना अलग संगठन है, वो अपने हिसाब से चलती है। बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है, वो राजनीतिक हिसाब से चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ मुद्दों पे दोनों का एक मत होता है, खास करके हिंदुत्व को लेकर के। और काफी अच्छा काम कर रहे दोनों मिल करके, तो क्या बुरा है इसमें? सभी लोग करते हैं। लाडली बहना योजना का कितना प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ इसका 100% लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जितनी महिलाएं हैं, आप किसी के यहाँ जाएंगे, छोटे तबके के उसमें, बड़े तबके में जाएंगे, महिलाएं इससे बहुत संतुष्ट हैं। और उसका लाभ आने वाले चुनाव में 100% देखने को मिलेगा। उसमें जो विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि नहीं इसका ऐसा है वैसा है, उसका कुछ भी नहीं। अगर आपको सपोर्ट करना था महिलाओं का तो आपको पहले करना था, आपकी सरकारें थी। इसके पहले आप 60 साल राज किए, इसके बाद अभी आप 2.5 साल। नागपुर में कांग्रेस ने नागपुर की खंडपीठ पर एक केस भी किया कि भाई लाडली बहना योजना बंद होना चाहिए। अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रयास किए गए, लाडली बहना बंद होना चाहिए। अगर लाडली बहना में पैसा मिल रहा है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कुछ यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई पैसा किसी के खाते में जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? किसी को कोई तकलीफ नहीं सर, अगर लाडली बहन योजना लाए तो। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 46,000 करोड़ का मतलब ये भूदंड बैठता है। मतलब कर्जे में डूब रहा है महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र में कर्जा कितना होके गया है, कितना हो गया है? कम से कम मतलब 1,99,00,000 रुपए मतलब कर्जा होके है। और उसमें से मतलब हम मतलब जिसको भी बोले उसको पैसा बांट देंगे। हाँ, ये राजनीतिक फायदे के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है नागपुर में कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन जो आम आदमी का जीवन है वो मतलब सुखी नहीं हुआ है। क्योंकि जीएसटी के ऊपर जीएसटी तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी को रोजगार दे रहे हैं मोदी जी? नहीं दे रहे। इतना इंडस्ट्रियल जोन होते हुए किस तरीके से नागपुर को देख रहे हैं कि नागपुर में बेरोजगारी बढ़ी है या नागपुर में विकास हुआ है? दक्षिण पश्चिम
में क्या विकास हुआ है जिसको लेकर के जनता के बीच में देवेंद्र जी आए और उनको जनता ये कहेगी कि हाँ उनको फिर से एमएलए बनाया जाए यहाँ से? देखिए, देवेंद्र जी को तो दक्षिण पश्चिम आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का दक्षिण पश्चिम का एक एक व्यक्ति अपने आप को देवेंद्र फडणवीस समझता है और वो स्वयं खड़ा होकर के उनके लिए कैंपेनिंग करता है, वोट देता है। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो महाराष्ट्र के नेता हैं, पूरे देश भर के नेता हैं, वहाँ पे वो सब चीजें करेंगे। और जहाँ तक लाडकी बहना योजना का सवाल है, कांग्रेस 8,500 रुपया खटाखट दे रही थी, तब पैसे कहाँ से आ रहे थे? 5 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट पूरे देश भर में हो जाता तो वो पैसा कहाँ से आता? और यहाँ 46,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो 8,500 और जहां जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में तो गंगा जल लेकर के हाथ में कसम खाए, उसके बाद भी पैसे नहीं दिए। कर्नाटक में 5 योजनाएं। राहुल गांधी के गारंटी योजना पे भरोसा है क्या? राहुल गांधी की गारंटी पे किसी को भरोसा नहीं है। 5 योजनाएं कर्नाटक में बंद हो गई। अभी कल का स्टेटमेंट है उनके परिवहन मंत्री का कि हम अपनी जो फ्री में जो बहनों को दे रहे हैं चलने के लिए, उस पे भी हम समीक्षा करने जा रहे हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। हिमाचल का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। प्रियंका और राहुल ने झूठे वादे करके गए। ये वहां का मुख्यमंत्री उस पे बोल रहा है, कैमरे पे बोल रहा है। तो ये स्थिति है। हमारी सरकार यहीं बगल में मध्य प्रदेश है, पिछले 10 साल से लाडकी बहना योजना चला रही है और पैसे दे रही है। यहाँ पे नहीं, गोवा में चला रही है, यहाँ चला रही है। जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं वहां सब जगह बहना सहित तमाम सारे दूसरे मुद्दों को लेकर के फिर से एक बार यहाँ पर आएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेट्रो का कितना प्रभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से नागपुर का बदला है, और जो एम्स आया या फिर कैंसर इंस्टीट्यूट आया या फिर नागपुर के अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल जोन आए, उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरकार की योजनाएं जो आई उससे नागपुर के लोगों का कितना फायदा हुआ, कितना भला हुआ? भिखारी बना दिए। क्यों? 1,500 रुपए दे के लग रहे। आधों के आदमी नौकरी पे नहीं जा रहे, काम ही नहीं कर रहे। 1,500 रुपए में घर चल रहा है? चल रहा नहीं चल रहा। जो योजना आई है उसमें लोगों को पंगु बना दिया है। अनाज आप जो दे रहे हो, जाके के कोई भी दुकान पे देखो, वो यहाँ से अनाज लेता और यहाँ बेच देता, यहाँ से अनाज लेता यहाँ से बेच देता। अगर आप कोविड में तो उस अनाज का असर हुआ ना। सुनो, कोविड में हुआ, वो बिल्कुल सही है। कोविड में उद्धव ठाकरे जी थे, जब वो ये हुआ उसमें उसका सरकार तो केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में फ्री अनाज जो अगर कोविड के समय दिया गया वो बिल्कुल सही है। वो समय जरूरत थी लोगों को। अभी आप जाइए कोई भी अनाज की दुकान पे, कोई भी अनाज की सरकारी दुकान पे, वो वहां से खरीदता है और वहां बेच देता है 12 रुपए और 15 रुपए। आप ये बताइए कि नागपुर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे क्लस्टर्स डेवलपमेंट शुरू हैं, उसका कितना असर लोगों में पड़ रहा है, और जिस तरीके की योजनाएं आए, क्या उससे नागपुर के लोगों का जीवन बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बदल रहा है जीवन, या फिर वैसे ही है, उन योजनाओं की जरूरत नहीं थी नागपुर को? सबसे पहले मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि भिखारी बना दिया। देश की पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया भारत को। इनके हिसाब से वो भिखारी हैं। इनके हिसाब से वो भिखारी हैं। इससे पहले अमीर थे, इससे पहले 20वीं 25वीं नंबर पे थे, पता नहीं नंबर था कि नहीं था, वो इनके हिसाब से अमीर थे। अभी इनके हिसाब से वो भिखारी हो गए हैं, क्योंकि इनको दिखाया वो जाता है कि भैया जो विदेशी आते हैं वो फोटो कौन से लेते थे पहले, गरीबों के फटे हाल, ये वो। अभी आप देखते हो विदेशों में जाते हैं भारतीय, उनका सम्मान होता है। आम आदमियों का जीवन स्तर बदला क्या? आम आदमियों का जीवन स्तर नहीं, मेरा एक मिनट अभी होगा ना तुम्हारा, मेरा इससे कोई लेने देना नहीं है। मेरा एक ही कहना है, ईपीएस जो पेंशन है, मैं ईपीएस पेंशनर हूँ, तो मेरे को जो पहले जो मिलती थी 5,000, आज भी 15 साल बाद 5,000 मिल रही है। उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ओल्ड पेंशन स्कीम लाना चाहिए। ईपीएस एम्प्लॉय फंड, तो उस 13 में यहाँ पर जावड़ेकर जी आए थे, वो बोले, वहाँ गडकरी जी थे, सभी थे, वो बोले हमारी सरकार आए बराबर हम 3,000 देंगे बेसिक, और उस पर डीए देंगे। आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। सरकार तो कह रही है हम बहुत सारी चीजों में बदलाव। 1 रुपया नहीं बढ़ा। मैं हूँ ना पेंशनर। क्या चाहते हैं? क्या अभी चूंकि चुनाव सामने वाले मर रहे हैं, ईपीएस वाले मर रहे पूरे के पूरे। अरे पैसे चाहते वो पहले करने को ना साल पेंशन बढ़ना चाहिए ईपीएस में। बताइए। एक मिनट, दिल्ली में इतना 10 साल से शुरू है,
वहाँ पर मोर्चे निकल रहे, सब निकल रहे, कोई कुछ करी ना मीडिया बताती कोई उनका, ना कोई बताता, ना मेन मीडिया जो है उस पर चलता ही नहीं हुआ। आपने एक प्रश्न पूछा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नागपुर में मेट्रो आई, जब शुरू में मेट्रो आई तो लोगों ने बोला कि भैया ये मेट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शहर में जो है ऑटो से आदमी पहुंच जाता है। आज ये सिचुएशन है कि वो मेट्रो में जगह नहीं है, वो मेट्रो पूरी पैक चलती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कांग्रेस के ज़माने में जब रोड बनना चालू होता था उस वक्त उस शहर की पॉपुलेशन रहती थी 10 लाख, वो रोड जब बनता था तो वो पॉपुलेशन हो जाती थी 20 लाख, ज्यादा बढ़ जाता था। मेट्रो ये भविष्य के तरफ देख के बनाई गई है, भविष्य की तरफ देख के बनाई गई। आप ही बताइए कि नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल बदला है, क्यों नहीं बदला है। अब इतने नागपुर पहले एक सिमटा हुआ शहर था, आज देखो नागपुर से 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर तक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई है। कैसे बन गई? यहाँ इंडस्ट्रीज आई है, यहाँ काम हो रहा है, इसलिए तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है या बेरोजगारी कम हुई है? नागपुर के लोग क्या सोचते हैं? दक्षिण पश्चिम के अंदर किस तरीके का प्रभाव रहेगा उसका? बेरोजगारी पूरी तरह से कम हो गई है, बढ़ी नहीं है, कम बड़ी नहीं है। आप बताइए कि क्या लग रहा है, सीनियर सिटीजन क्या सोच रहा है इस बार? इस बार तो सीनियर सिटीजन बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि क्या लाभ मिला? बहुत सा लाभ मिला। बताइए, एक तो बताइए। एजुकेशन का है, एजुकेशन सीनियर सिटीजन ले रहा है? सीनियर सिटीजन के हिसाब से नहीं है, सीनियर सिटीजन भी ले सकते ना, बच्चों को मिल रहा है। तमाम सारे लोग, ये बताइए कि अभी क्या बदलाव आपने नागपुर में देखा इतने वर्षों में? आप जब से यहाँ पर हैं तब से कितना बदलाव समझ में आ रहा है नागपुर को? बहुत सा बदला है, मेट्रो आई है, रोड बने हैं, काफी बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ नागपुर में हर विधानसभा में छोटे बड़े विधानसभा जो भी हैं, हर जगह पे छोटी बड़ी काफी बड़ी झोपड़पट्टियां थी। वो हर झोपड़पट्टियों में पट्टे वाटप का जो काम किया गया निचले तबके के लिए, इतना बड़ा काम है वो, क्योंकि एक गरीब आदमी झोपड़पट्टी में जब रहता है उसको रहने के बाद में अमीर आदमी के पास में सारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन वो करे तो क्या करे। गरीब आदमी को क्या रहता है, एक झोपड़ा मिल गया, उसके बाद उसका पट्टा मिल गया, पट्टा मिलने के बाद में एक आश्वस्त हो जाता है कि आने वाले समय में अगर झोपड़पट्टी उठाई भी जाती है तो उसका छत उसके पास में रहेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसके विषय पे देवेंद्र जी जब पहली बार आए तो सबसे पहला काम यही किया गया, कि नागपुर में सबसे ज्यादा झोपड़पट्टियों में जितने झोपड़पट्टी के लोग थे सबको वहां पे स्थापित किया गया और उनको पट्टा वाटप किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों के यहाँ पे रामबाग है। बिल्कुल, हम तमाम सारे दूसरे लोगों के पास भी आते हैं। अभी क्या बदलाव नागपुर में देख रहे हैं पहले के मुकाबले? अब कितना बदल रहा है नागपुर? बहुत सारे बदलाव हो गए नागपुर में, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में कांग्रेस तो कह रही है सब जुमला है। नहीं, सब झूठ बोलते हैं, दिख नहीं रहा, उनको विकास दिख नहीं रहा। आम जनता को पूरा विकास मालूम है। क्या विकास ठाकरे? नहीं, विकास डेवलपमेंट। हमारे साथ आप बताइए कि क्या लग रहा है, अभी आप इतने सालों से हैं, पहले और अब के नागपुर में पिछले 10 सालों में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है? 100% बदला है पूरा, अभी और बदलने वाला है। अभी यहाँ पे जो भी योजनाएं आएंगी ये भाजपा लाने वाला है। कांग्रेस ने आज तक कुछ भी नहीं किया नागपुर में। डेवलपमेंट के बारे में तो कभी भी उन्होंने सोचा ही नहीं। आज वही कांग्रेस वाले देख रहे हैं, जब आते हैं यहाँ पर तो उनका मन होता है कि बोलने का अंदर से कि बहुत डेवलप हुआ करके, मगर वो जुमलाबाजी करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, देवेंद्र ने कुछ नहीं किया। ये सब ये लोग अभी लोगों को बना रहे, मगर लोग भूलने वाले नहीं है। लोग अभी होशियार हो गए, वो अनपढ़ लोग चले गए, अभी बहुत होशियार लोग हो गए, अभी उनको सच और झूठ में फर्क मालूम होता। अभी वो जमाना गया। हमारे साथ तमाम सारे नागपुर के लोग मौजूद थे। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से आज हमने चाय पर चर्चा की। यहाँ पर लोगों से राय जाननी चाहिए कि नागपुर में कितना बदलाव हुआ 10 सालों में। क्या सही में नागपुर बदल गया है या फिर कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है वैसा नागपुर है? आम लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने मुद्दे बताए कि आखिर किस तरीके का बदलाव हुआ है, क्या बदलाव की जरूरत है। इन सारी चीज़ों पर आगे भी हम चाय पर चर्चा के साथ एक नई विधानसभा से आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।